हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गल्फ ऑफ गेप्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नानार ऑयल रिफाइनरी को लेकर के। तो नानार ऑयल रिफाइनरी जो है वो हमारे इंडिया का जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके कोंकण रीजन में एग्जिस्ट करती है। ये जो नानार ऑयल रिफाइनरी है इसको 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने मिलकर के स्टार्ट किया था। मेन ऑब्जेक्टिव नानार ऑयल रिफाइनरी का ये था कि महाराष्ट्र स्टेट का जो कोंकण रीजन है वो एक बैकवर्ड रीजन है और उस एरिया का डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट किया जा सके। और इसमें मेन टारगेट ये भी रखा गया था कि जो नानार रीजन है, जो कोंकण रीजन है, वहाँ पर 1 लाख लोगों को जो है वो जॉब इस प्रोजेक्ट के अंडर दी जा सकेगी। लेकिन फिर बाद में यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से ये जो एरिया है कोंकण रीजन, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल इशू जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो लोग हैं जो मैंगो, जैक फ्रूट, फिश कल्टीवेशन जो करते हैं उस पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट का। तो इसके बाद में 2019 में इस प्रोजेक्ट को असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के बेसिस पर इसको रोक दिया गया। लेकिन लास्ट ईयर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिए हैं कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में बना हुआ था। तो देखो, कल के द हिंदू न्यूज़पेपर पर एक कमेंट था और उसमें पूछा गया था कि जो हमें ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो डेली बेसिस पर पूछते हैं ये रैंडम है या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और इसमें ज्योग्राफी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो ये क्वेश्चन है इसमें जनवरी 2022 से प्रीलिम्स 2023 तक के जो भी ज्योग्राफी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, उन सभी को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो नेक्स्ट ईयर देंगे उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चंस है वो लास्ट 1-2 ईयर में भी अगर कोई एरिया न्यूज़ में है तो उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये नानार ऑयल रिफाइनरी को लेकर के हमने डिस्कशन किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ईव पर, मतलब उनकी पूर्व संध्या पर हमारा जो नेशन है उनको उन्होंने एड्रेस किया। इंपॉर्टेंट बात हमारी कंट्री को लेकर के उन्होंने बताई कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो 26 जनवरी का जो एसेंस है वो आप सभी को पता होगा। कुछ बेसिक बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 1929 में जब कांग्रेस का सेशन चल रहा था, लाहौर सेशन, और लाहौर सेशन जो है इसमें ये डिस्कशन किया गया और लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर से, मतलब 1930 से हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे, टोटली इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब हमारा जो ये प्रपोजल जो था वो इन्फ्लुएंस था यूएस को लेकर के, क्योंकि यूएस पर जब ब्रिटेन का रूल था तो ब्रिटेन ने यूएस को इंडिपेंडेंस दी थी 1783 में। लेकिन उससे पहले ही यूएस ने 4 जुलाई 1776 से ही अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करने लग गए थे। तो उसी के बेसिस पर हम जो इस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए और हमने डिसाइड किया कि हम भी जो हैं वो 1930 से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को। अब इंडिपेंडेंस डे के रूप में जिस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, इसका एसेंस जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि 17 ईयर तक जो है वो हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज डे के रूप में। अब जब हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर के तैयार हो गया था 26
नवंबर 1949 को। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ कुछ आर्टिकल जो हैं वो इस दिन से स्टार्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में हम लेकर के आए थे 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही थी ये डेट, और इस डेट को हम रेगुलर सेलिब्रेशन में रखना चाहते थे, और इसीलिए फिर जो है वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन से हम फोर्स में लेकर के आए, और इसको रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट आज भी करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया किसका, 26 जनवरी का। अब हमारे प्रेसिडेंट के जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है, इम्पोर्टेंट जो उनका स्पीच है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स में उन्होंने फोकस किया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में काफ़ी अच्छे से सक्सीड हुआ है। डेमोक्रेटिक मतलब जो पावर है वो पीपल के पास में है, और रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट। कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है उसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को मतलब जहाँ पर पीपल के पास में पावर है, वो या तो वो कंट्री जो है वो मोनार्की होगी या फिर होगी क्या, रिपब्लिक होगी। मोनार्की का मतलब हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट। अब जब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी तरीके से आई, मतलब कोई पर्सन राजा है वहाँ का, कोई रानी है, और उसी की फैमिली से बिलोंग करते हुए जो है वो वहाँ पर रेगुलर पोस्ट जो है चलती रही, जैसे कि हम ब्रिटेन में देखते हैं। ओके। और रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या हो, इलेक्टेड हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे फिर इनडायरेक्टली हो। तो डायरेक्टली कहाँ होता है, यूएसए में होता है, और हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ओके। डेमोक्रेटिक का मतलब हमने समझ लिया कि पीपल के पास में पावर हो। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है इसमें इसके रूप में इंडिया सक्सेस हुआ है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी क्रीड और लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये बहुत सारी जो क्रीड और लैंग्वेजेस हैं इन्होंने कभी भी इंडिया को बांटने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक साथ मिलकर के यूनाइट होकर के इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काम किया है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो, इंडिया जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमें एक पाथ प्रोवाइड करने में। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हमें एक पाथ जो है, एक रास्ता हमें मिला जिसके बेसिस पर हम रेगुलर चलते रहे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उनको लेकर के भी कि उनकी जो कलेक्टिव विजडम है उसी ने हमारे इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन तरीके से, एक प्रेजेंटेशन तरीके से, एक बहुत ही सॉलिड तरीके से हमेशा से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। दूसरा यहाँ पर गांधी जी का जो आइडिया है सर्वोदय, कि सभी का अपलिफ्टमेंट हो, इन सभी के ऊपर भी इंडिया ने हमेशा से फोकस किया है। तो कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंडिया के अपग्रेडेशन के लिए बेनिफिट रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यूज जो हैं, आइडिया जो हैं जिनके ऊपर इंडिया ने हमेशा स्टैंड किया है, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इंडिया ने फोकस किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि हमारा इंडिया जो एक पुअर कंट्री के रूप में, इलिटरेट कंट्री के रूप में, नेशन के रूप में था, और उसकी जगह अब प्रेजेंट टाइम में एक कॉन्फिडेंट नेशन के रूप में इंडिया डेवलप हुआ है। तो इसका बेसिक जो रीजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो स्टेट्स पेज जो है वहां पर, एक सेकेंड, एक मिनट, देखो राजस्थान जो स्टेट है ना उसमें सेलिब्रेशन चल रहा है, और सेलिब्रेशन किसको लेकर के चल रहा है, वहां पर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कैमल फेस्टिवल। ओके। और कैमल फेस्टिवल जो चल रहा है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक सेकेंड, सॉरी, कैमल फेस्टिवल नहीं, डेजर्ट फेस्टिवल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, उसका ऐड जो है दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें आप देख लेना, पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवाई गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहां जा करके आप देख लेना। तो वो जो है राजस्थान के जो स्टूडेंट है, स्पेसिफिक जो आरएएस एग्जाम देते हैं उनके लिए, क्योंकि राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के इस तरीके के जो फेयर एंड फेस्टिवल है उनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जो है वो डेजर्ट फेस्टिवल देखने को मिल रहा है, जैसलमेर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहाँ पर इसको लेकर के यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको आप व्यू कर लेना, और राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट वो पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी जो हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला कि भाई आपने जो रिपोर्ट आईबी की और रो की जो रिपोर्ट है जिसको आपने ओपनली रखा है वो आपको नहीं करना चाहिए था हमारे सुप्रीम कोर्ट को।
ओके, तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के जो हमारे जो कॉलेजियम सिस्टम है उन्होंने रिकमेंडेशन जो दी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट जो अदर हाई कोर्ट्स है उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है। तो यहाँ पर इन जो रिपोर्ट्स हैं इनमें रखा गया था कि इन जजेस की जो रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन दी गई उनको अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में बताया गया कि जो मिस्टर कृपाल जो हैं जिनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना था, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो एक गे है और उनका जो पार्टनर है वो एक फॉरेन नेशन है, मतलब फॉरेन नेशन से बिलोंग करता है। तो इसके बेसिस पर ये बोला गया कि वो किस तरीके से पार्शलिटी में नहीं आएंगे और इनडायरेक्टली जो भी हमारी जुडिशरी के लिए बेनिफिट रहेगा उसको किस तरीके से यहाँ पर सर्व करेंगे, इसी के बेसिस पर जो है उनके रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। दूसरा जो अदर हाई कोर्ट के जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए बात बोली गई उसमें उनके जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है और जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनके खिलाफ में जो पोस्ट देखने को मिले उसी के बेसिस पर रिकमेंडेशन को नहीं माना गया कि जो पार्शलिटी है वो देखने को मिल सकती है उनके स्टेटमेंट में। उनके किसी भी केस को जब वो जज करेंगे तो उसके बेसिस पर पार्शलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने क्लियर किया है कि बार बार लॉ मिनिस्ट्री और साथ ही साथ में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री जो है क्वेश्चन उठाती है कि लॉ जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लोगों का बिलीफ नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये रिपोर्ट जो है वो कोई ऐसे सेंसिटिव पॉइंट नहीं था, इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई सिर्फ उसी को लेकर के यहाँ पर स्टेटमेंट था। तो इस तरीके की रिपोर्ट को ओपन किया जा सकता है और इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रह सकेगी, पता चलेगा कि किस तरीके से रिकमेंडेशन दिया जा रहा है और उस पर जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स है उनको ओपन रखा जा सकता है, इसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर 1 सेकेंड, देखो रशिया और यूक्रेन जो वॉर है इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, कंप्लीट मैप के थ्रू इस आर्टिकल को शो किया गया है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये जो रेड कलर में जो लाइन वाला एरिया है ये 2022 में जब फेब में वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, उससे पहले ये रशिया के अंडर आता था। और ये जो रेड कलर प्लेन रेड कलर में जो रीजन है ये रशिया ने प्रेजेंट टाइम में कंट्रोल किया है वॉर के बाद में। यहाँ पर जो है वो यूक्रेन के द्वारा, मतलब पहले रशिया ने यहाँ पर क्लेम कर लिया था लेकिन अभी यूक्रेन जो है वो रिक्लेम कर रहा है कि ये दोबारा से ये एरिया जो है हमने अपने अंडर कर लिया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूएस जर्मनी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे किसको, यूक्रेन कंट्री को। तो जिसके बेसिस पर यहाँ पर जो है दोबारा से इस वॉर को, क्योंकि 12 मंथ में 12th नंबर के मंथ में जो है ये वॉर एंटर कर किया है, लास्ट ईयर फेब से 24 फेब 2022 से ये वॉर स्टार्ट है और इसमें जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखो इंडिया ने तो हमेशा इसके ऊपर फोकस किया है कि कोऑपरेशन जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर इसकी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है उन सभी के प्राइजेस हाइक अप हो रहे हैं, पुअर कंट्रीज जो हैं वो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया और यूक्रेन में उनका प्रोटेक्शन देखने को मिलता था और इसकी वजह से जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन यही है कि दोनों कंट्री जो मिलकर के बेसिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कोऑपरेशन के थ्रू जो है इस इशू को सॉल्व करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर न्यूज़ पर, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे इंडिया के आज जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उस पर जो है वो हमारे इंडिया के क्या रहेंगे, गेस्ट है। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है उसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है उसके बेसिस पर एलिवेटेड मतलब हाई लेवल पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
दोनों ही कंट्री जो है वो डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सभी के एरिया में कॉपरेशन जो है वो शो कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की बात यहाँ पर की जा रही है और दोनों ही कंट्री चाहते हैं कि रिलेशन और अच्छे से हो सके, ताकि इंडियन ओशन में जो है, और साथ ही साथ में देखो इजिप्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेड सी वाले एरिया में, साथ ही साथ में जो स्वेज कैनाल है उस एरिया में, और यहाँ पर इजिप्ट जो है वो इंडियन ओशन में भी इंडिया के साथ में मिलकर के अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो दोनों ही कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो लॉ मिनिस्टर ने एक बात क्लियर की है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम एक नया फॉर्मेट लेकर के आएंगे जिसका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, जिसमें मतलब वो पर्सन जो एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, तो अगर उनके स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो दूसरे स्टेट में रह करके भी वो अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। इसमें उनको अलग अलग एरिया में सेटअप किया जाएगा। जो भी पर्सन दूसरे स्टेट में रह रहे हैं उनको पहले से अवेयर करवाना होगा, फिर उसके बेसिस पर जो है वो सेंटर बूथ जो है उस एरिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस तरीके की मशीन बनाई गई है जिसमें 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए एक ही मशीन से वोट डाला जा सकेगा। ओके, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और बेसिक बात ये रखी कि देखो पहले ही प्रॉब्लम है ईवीएम मशीन को लेकर के, पहले ईवीएम मशीन को लेकर के जो भी क्लेरिफिकेशन है वो आना चाहिए, तभी जाकर के इस तरीके का जो प्रोसीजर है उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि सभी पार्टी जब एग्री होंगी तभी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर हैं, आप सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव, उनकी डेथ हो गई है, तो उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो भी अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ये पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं। देखो पद्म अवार्ड्स जो हैं इनको 1954 में इनको एस्टेब्लिश किया गया था, और पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। हमारे इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं उनमें से एक है पद्म अवार्ड्स। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर हम इंडिया में बात करें तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है इसको भी स्टार्ट किया गया था 1954 में, और इसमें देखो पद्म अवार्ड्स में एक कमेटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर जो है हर साल एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है ये पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। और भारत रत्न में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इन पर्सन को भारत रत्न जो है वो दिया जा सकता है, और हर साल में लगभग 3 लोग जो हैं उनको भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन पद्म अवार्ड जो है वो मैक्सिमम लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साल में दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होगी इस साल इंडिया में, और पहले जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के उनको भी इनवाइट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। एचसीओ की जो समिट होगी 2022 में एचसीओ की समिट हुई थी समरकंद में, जिसको हम समरकंद डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि समरकंद डिक्लेरेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो एचसीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। देखो अभी कुछ टाइम पहले जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो रिवाइवल स्टेज में आए, जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देखने को मिले, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम में है। एक तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा टेररिज्म को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने पावर गेन की है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं पाकिस्तान में। तो इसको लेकर के वो इंडिया के साथ में जो भी बॉर्डर रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो भी इशू है उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहता है, ताकि जो प्रॉब्लम है उनको ख़त्म किया जा सके, और दोनों कंट्री में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिले, और ये दोनों ही कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट देखने को मिला, इसके बाद में इंडिया प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास में एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ पर एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जाएगा।
तो HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ओरिजिनली संघाई 5 के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, और 1996 में संघाई 5 के नाम से ये जो प्रोग्राम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश हुआ था। 5 कंट्रीज इसके मेंबर थे। कंट्रीज के नेम आपको ध्यान में रखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके बाद में तजिकिस्तान, साथ ही साथ में चाइना और रशिया, ये 5 कंट्रीज थे। फिर 2001 में ये संघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मिल जाता है उज्बेकिस्तान, और तब जाकर के इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो चेंज करके किया जाता है HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो इस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सी मीटिंग में जो है, उस मीटिंग का क्या नाम था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे। और 2021 में ईरान जो है उसको भी फुल मेंबरशिप दे दी गई संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था HCO ग्रुप का। तो ये बेसिक फैक्ट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। आप ये बता दोगे कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, इसमें सबसे पहले तो जो अभी हमने टेक्स्ट पेज पर डिस्कस किया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जर्मनी, US जो है वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसको, यूक्रेन को, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यूक्रेन ने जो भी कंट्रीज उनको बैटल टैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको लेकर के सिंसियरली अपना ग्रेटफुल जो है, अपना थैंक यू जो है वो रिप्रेजेंट किया है कि आपकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे तो जो प्रॉब्लम है और रशिया के साथ में डिस्कशन मोड पर अगर कुछ नहीं हुआ तो रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी। यहाँ पर पोप फ्रांसिस जो हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के अगर इसको क्रिमिनलाइजेशन बोला जाता है, और जो भी लोग जो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी को, उनको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन जो है वो जो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर हैं, फिर क्वीर है, ये सभी जो हैं वो गॉड की नज़रों में जो है वो एक तरीके से क्या है, सभी मतलब लवेबल है। सभी पर्सन को अपनी इंडिपेंडेंस जो है, अपनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करने का राइट है। कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, और इस तरीके की जो पर्सन अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं उनको लेकर के इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं देखने को मिलने चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है मई लास्ट में, और अब प्रीलिम्स को अगर हम व्यू करें तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप देखोगे तो 4 मंथ्स जो हैं बचे हुए हैं। तो हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, साथ ही साथ में एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स टारगेट जो बैच है वो हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 60 डेज का बैच रहेगा। कंप्लीट आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो मंथली बेसिस पर भी हम प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर रखा है प्रीलिम्स को लेकर के, जिसके 599 मंथली के चार्जेज हैं वो रहेंगे, और इसमें आपको जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाता है। मेंटोर जो हैं वो आपके रेगुलर टच में रहते हैं, और मेंटोर जो हैं वो टाइम टू टाइम आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। जो भी आपको सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। आपका स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट जो है वो इसमें कवर करवाया जा रहा है। और नेक्स्ट मंथ से जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी। साथ ही साथ में जो एक्सक्लूसिव बैच है 60 डेज का प्रीलिम्स का वो भी हम स्टार्ट करेंगे, 75 डेज का वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप इजीली जो है 2023 का जो प्रीलिम्स बैच है, प्रीलिम्स का एग्जाम है UPSC का, उसको इजीली क्रैक कर पाओ। ओके, थैंक यू।